ये निर्णय हुआ। ये अभी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो रिलीजियस माइनॉरिटी आई है, इसके लिए निर्णय है, इसलिए किसी के साथ उसका सवाल नहीं है। दूसरी बात, नेपालियों की जहां तक बात है, मान्यवर 1950 में 31 जुलाई को भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि अनुच्छेद 7 के अनुसार दोनों देश अपने अपने क्षेत्र में दूसरे देश को नागरिकों को निवास, संपत्ति का स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्य एक समान अधिकार देने के लिए सहमति हुई है और नेपाली नागरिकों को भी अर्जी के आधार पर आज भी आसानी से नागरिकता मिल रही है। इसमें कोई बात नहीं। उनको आसाम में गोरखा समाज को डिमोटर आज भी दे रहे, गृह मंत्री के नोटिफिकेशन के साथ माननीय सदस्य अगर कोई भी बीच में खड़ा हुआ तो उसको किसी को भी क्लेरिफिकेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। नेपाल के नागरिकों को आज के कानून से भी नागरिकता लेने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर ओवैसी साहब ने अभी कहा कि एनआरसी का बैकग्राउंड बना रहे हैं। एनआरसी का कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगा। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। मान्यवर, उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए। हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। ये बिल जो है वहां से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता देने, इसमें भारत में रहते हुए भारत के नागरिक मुसलमानों से कोई लेन देन नहीं। और मान्यवर गोगाई जी ने कहा, मान्यवर गोगाई जी ने कहा कि सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य चिंता में, मगर शायद उन्होंने बाद में भाषण सुन लिए। सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने इस बिल का समर्थन किया है और समर्थन में वोट करने के लिए भाषण किया। सिक्किम के एमपी खड़े होकर उन्होंने कहा, मैंने उनको व्यक्तिगत भी बुलाकर कहा और मैं अभी भी उनको कहता हूं कि आपके कोई कानून में इससे दखल नहीं होती है। 31F आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है और सीएबी के सारे रूल्स जब तक आपकी असेंबली ओके नहीं करती, 371F आपको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए आपको भी चिंता करने की जरूरत है। और फिर से मैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग मान्यवर भ्रांति फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, पूरा अरुणाचल, तापिर गांव जी सुन लीजिएगा, पूरा अरुणाचल इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है। अरुणाचल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पूरा मिजोरम, एमपी साहब सुन लीजिएगा और मिजोरम वाले भी सुन ले टीवी पर, पूरा मिजोरम इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड है, किसी को चिंता करनी चाहिए। मान्यवर पूरा नागालैंड इनर लाइन परमिट से दीमापुर के छोटे से हिस्से को बात कर पूरा प्रोटेक्टेड है। पूरे नागालैंड को चिंता करने की जरूरत है। मणिपुर आज प्रोटेक्टेड नहीं है, मगर हम ये बिल तभी नोटिफाइड करेंगे जब मणिपुर को इनर लाइन परमिशन दे दिया जाएगा। त्रिपुरा के अंदर भी, त्रिपुरा ट्राइबल एडीसी क्षेत्र में सीएबी लागू नहीं होगा और एक हाई लेवल कमेटी ट्राइबल समुदाय के हितों की रक्षा के लिए जो बनाई थी, उसको और विस्तृत कर उनके सारे हितों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार कर। मेघालय लगभग पूरा, थोड़ा हिस्सा छोड़कर 6 शेड्यूल के प्रावधानों के अंदर
कैप के बाहर है। मेघालय को भी चिंता करने की जरूरत है। आसाम समझौते के अंदर 1985 से समझौता हुआ, मान्यवर, कांग्रेस ने क्लॉज 6 को कभी नहीं अमल में लाने की चेष्टा की। हमने क्लॉज 6 के अंदर कमेटी बना दी है। आसाम के लोगों को ही कमेटी है, वो स्पीड से अपना काम कर रही है, जो आसाम के मूल निवासियों के सभी अधिकारों की, उनकी भाषा की, उनके साहित्य की, इनकी बोली की, इनके पॉलिटिकल रिजर्वेशन की, ये सब चीजों की चिंता करेगी और वो कमेटी जल्द ही अपना रिपोर्ट देगी। तो आसाम को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीटीसी, कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाव, एडीसी सीएबी के बाहर है और आसाम के 6 समुदायों के लिए भी सुबह मैंने कहा इस प्रकार से हम अलग से विचार कर रहे हैं। मान्यवर, इन्होंने एक बात जो स्टेटमेंट किया, इसको मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि एनआरसी के अंदर गोरखा, पंजाबी, बिहारी, मारवाड़ी जो नॉर्थ ईस्ट के रहते हैं वो लोग बाहर हो जाएंगे। ये सत्य नहीं है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं। मान्य सदस्य, बताता हूं भाई, आप बैठ जाओ ना। मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, कट गया। मान्यवर, कोई पंजाबी, मारवाड़ी, बिहार के, ओडिशा के कोई निवासी को घुसपैठिया करार नहीं दिया जाएगा। एनआरसी के अंदर जो भारत के मूल निवासी है वो सबको यहाँ पर ही रहना होगा और यहीं पर रहने का उनका अधिकार है। वो बंगालियों का भी और पूरे नॉर्थ ईस्ट को इस दृष्टि से चिंता करने की जरूरत नहीं। श्री प्रेमचंद्रन जी ने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है आर्टिकल 14 के हिसाब से कहा, मैंने आगे उसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा सब माइनॉरिटी को देते हो तो मुस्लिम को क्यों नहीं देते? बहुत अच्छा सवाल है उनका, हर एक के मन में सवाल होना चाहिए। मगर ये जिन 3 देशों के लोगों को दे रहे हैं वहां मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, इसलिए मुस्लिम को नहीं देते। माइनॉरिटी नहीं है वहां पर। अगर माइनॉरिटी है तो होते तो उनको भी मिलता, मगर वो नहीं है इसलिए नहीं देते। बड़ा सरल जवाब है, इसमें इतना सारा क्लमजी कुछ नहीं है कि जो समझ में ना आए। शशि थरूर जी ने कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं देनी चाहिए। शशि थरूर जी, कांग्रेस के शासन में जितनी बार भी आजादी के बाद सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया वो धर्म के आधार पर ही दिया था। मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ। तो सारे जो शरणार्थी आए थे वो हिंदू, ज्यादातर हिंदू और सिख थे, बहुत जैन, पारसी भी थे, थोड़े बहुत क्रिश्चियन भी थे। तो सबको पहली बार, सबसे पहले अगर किसी ने नागरिकता देने का काम किया तो श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आपकी सरकार, और देश का विभाजन भी धर्म के आधार पर हुआ था। और मैं आज भी कहना चाहता हूं, नेहरू लियाकत समझौता अगर स्पिरिट के साथ लागू होता, वहां के अफगानिस्तान के पाकिस्तान के सिखों के धर्म की परिवारों की सुरक्षा होती, हिंदुओं की होती, बौद्धों की होती, क्रिश्चियनों की होती, पारसियों की होती, बांग्लादेश के भी होती, तो आज उनको यहां न आना पड़ता। परंतु नेहरू लियाकत समझौता 1950 में जो हुआ वो काल्पनिक समझौता था, वो फेल हो गया, समय की वास्तविकता पर वो खरा नहीं उतरा और इसके कारण आज नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल को लेकर इस सदन के सामने आना। मान्यवर, उन्होंने थोड़ा टॉन्ट में कहा कि पीएम कहते हैं कि सरकार का धर्म संविधान है। मैं पूरी गंभीरता के साथ और सदन के अंदर बहुत गंभीरता और विश्वास के साथ देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, इस सरकार का धर्म और कोई नहीं है, भारत का संविधान ही हमारा धर्म है और भारत के संविधान के आधार पर आगे। मान्यवर, एक विषय चला कि अभी भी मैं इस बात को थोड़ा एलोब्रेट इसलिए कहना चाहता हूं कि पूरे दिन इस प्रकार से चित्रण किया गया कि हम मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि ये बिल का इस देश में रहने वाले, इस देश के नागरिक मुसलमानों से
कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है, उनके साथ कोई अन्याय का सवाल नहीं है। परंतु क्यों ये बिल लेकर आना पड़ा, तो मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने जैसे बताया कि जिस प्रकार से लियाकत नेहरू समझौता विफल हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। मान्यवर 2014 की एक रिपोर्ट बताती है कि 1000 लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। बादल साहब ने बताया पवित्र नानकाना साहिब के ग्रंथी की पुत्री जगजीत कौर को जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। हो हल्ला हुआ पूरे दुनिया के अंदर, सिखों ने लड़ाई लड़ी, भारत के लोगों ने लड़ाई लड़ी और बाद में वापिस लाया गया। UNHRC के रिपोर्ट के हिसाब से अब सिर्फ 20 ही धार्मिक स्थान अन्य धर्मों के पाकिस्तान के अंदर बचे। मान्यवर ये क्या बताता है, ये क्या बताता है? और जब इतनी प्रताड़ना ना हो, इतने अत्याचार हो, वहां से कोई शरण में आया, हम उसको शरण न दें क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो सिख है। आपसे पहले से ये किया जाता है। मान्य सदस्य